अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं। मुस्लिम लीग नवाज को चंद लम्हों की खुशी नसीब हुई, फिर वो खुशी दुख में तब्दील हो गई। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप कंटेंट को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 9 माह से सियासत.pk को बैन किया गया है, वेबसाइट को बैन किया हुआ है और ये हक और सच का रास्ता रोके जाने की कोशिश की जा रही है, इसमें डेफिनेटली हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पैट्रियन के लिंक को भी आप क्लिक कर सकते हैं और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि ये जो हक और सच की आवाज है ये आप तक पहुंचती रहे और मजीद इसमें हर्डल्स जो डाले जाने की कोशिश की जा रही है वो ना की जाए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे, मुस्लिम लीग नवाज को आज एक खुशी नसीब हुई जो चंद लम्हों पर थी और उसके बाद फौरन वो खुशी जो है वो खत्म हो गई। हुआ कुछ ऐसा, अलीमा खान साहिबा ने बयान दिया, लेकिन जियो न्यूज हमेशा से जिस तरीके से बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, जिस तरीके से मखसूस हिस्सा बयानात का जो है वो पेश कर देता है, इसी तरीके से आज अलीमा खान का सिर्फ एक टुकड़ा बयान का जो है जियो न्यूज ने चलाया कि अलीमा खान कह रही है कि नवाज शरीफ को पनामा केस में सजा गलत हुई और मुस्लिम लीग नवाज की खुशियां देखने वाली थी, दीदनी खुशियां थी उनकी। ट्विटर पर आप देखें या जो जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, बाकायदा तौर पर ट्वीट्स किए गए तमाम जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज की, उनकी जानिब से कि पीटीआई के खुद अंदर से आवाजें उठ रही है कि पनामा केस में नवाज शरीफ को गलत सजा हुई, जबकि पूरा बयान जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो थी अलीमा खान साहिबा की वो ये थी कि नवाज शरीफ को पनामा केस के अंदर अकामा के ऊपर जो सजा देना है वो गलत था। वो बेसिकली उस टाइम में नवाज शरीफ को एक प्रोटेक्शन दे दी गई थी ताकि कल को अगर फैसला रिवर्ट किया जाए, ताकि कल को अगर दोबारा डील बन पाए नवाज शरीफ के साथ तो उन्हें वापस निजाम के अंदर एंट्री करवाना ईजी हो जाए। तो अलीमा खान साहिबा ने दरअसल कहा यह था कि पनामा के अंदर जो अकामा में सजा दी गई वो गलत थी। अगर पनामा के ऊपर ही सजा दी जाती तो आज नवाज शरीफ, यानी अगर असल जो केस था उसको सामने रखते हुए अगर उस पर सजा दी जाती तो आज नवाज शरीफ इस तरह फ्रीली घूम फिर ना रहे होते। ये सारी बात थी और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जियो न्यूज की जानिब से दी गई चंद लम्हों की खुशी और फिर उसके बाद वही खुशी आंसुओं में तब्दील हो गई। आगे बढ़ते हैं, मरियम नवाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे। जिस तरीके से, अच्छा, ये हमारा मुल्क जिस तरीके से हमारे मुल्क में गरीब जिस तरह से पिस रहा है, रमजान मुबारक का महीना है, गरीब को सस्ता फ्रूट, सस्ती सब्जी, कोई चीज मुहैया नहीं की जा रही, सारी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक के ऊपर है। इसके साथ साथ अगर पिछले साल हम गर्मियों की बात करें, जब यही हुकूमत मौजूद थी, यही पीडीएम का टोला मौजूद था, तो लोगों ने अपने बच्चियों के जेवर बेचकर, लोगों ने अपने बच्चियों की ज्वेलरी बेचकर जिस तरीके से बिजली के बिल जमा करवाए, वो तमाम तर सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। और आज खुदा ना खास्ता गर्मियां अब ऑलमोस्ट समर्स आने को है और वही सिचुएशन वापस लग रहा है कि वही तमाम तर सूरत हाल, बल्कि उससे बदतर सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों को भी जो है बढ़ाया जाने की खबरें इस टाइम जेर गर्दिश है। इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर, इस गरीब मुल्क के अंदर जहां पर आवाम को देने के लिए तो कुछ नहीं है, जहां पर आवाम की बात आती है तो आईएमएफ के बहाने लगा दिए जाते हैं, जहां पर आवाम की बात आती है तो कह दिया जाता है कि आईएमएफ की तमाम शराइत को मानना होगा। इस गरीब मुल्क के ऊपर जो हुक्मरान राज कर रहे हैं, उन हुक्मरानों की शाह खर्चियां आप देखें, वो कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, तो उन हुक्मरानों के हालात आप देख लें। मरियम नवाज शरीफ ने एक ही शहर में चंद गज के फासले के ऊपर, महज बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर, यानी एक ही शहर के अंदर तीन तीन अपने ऑफिस कायम कर लिए और ऑफिस में बाकायदा मैचिंग फर्नीचर चाहिए उन्हें, तमाम तरह थीम के अकॉर्डिंग उनको ऑफिस होना चाहिए। यानी उन्होंने अगेन काम पर तवज्जो नहीं देनी, तवज्जो जो है वो उनकी ड्रेसिंग के ऊपर होगी, तवज्जो उनके वो जो जिस जगह बैठकर वो तस्वीर बनवाएंगी, जो उनकी कैंपेन्स, डिजिटल मीडिया कैंपेन्स चलेंगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन्स चलेंगी, तवज्जो उनकी उसके ऊपर है। यानी एक शहर में 3 ऑफिस की क्या जरूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने हुक्म दिया कि उस्मान बुजदार वाला जो ऑफिस है उसके अंदर प्राइवेसी नहीं है, तो वो जो एक प्राइवेसी के तमाम तर स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन नहीं हो पा रहे, इसलिए उस ऑफिस को गिरा दिया गया है और फौरन जो अगला ऑफिस है उसको 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है बाकायदा तौर पे। इसके साथ साथ मतलब आप ये अंदाजा लगाएं, ये तमाम तर लोग वो हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जिनको ये मेक श्योर भी नहीं कर पा रहे खुद के लिए कि कब तक ये इन पोजीशंस पर मौजूद रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। फॉर्म 47 के ऊपर ये बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, बड़ी बड़ी पोजीशंस के अंदर वजीर आजम बने हुए हैं, वजीर आला बने हुए हैं, लेकिन इनके अहकामात आप चेक करें। अगर इसके साथ हम देखें तो वजीर आजम शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन लाहौर ऑफिस के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और फिर सदर जरदारी क्यों ना पीछे रह जाए। उन्होंने कहा मैं भी जो है वो ऑब्वियसली इंजॉय करूंगा। लुडेरो हाउस लाड़काना को सदर मुमलिकत की आर्जी सरकारी रिहाइश का बना दिया गया है और ये तमाम तर सिचुएशन आप देखें और फिर एक तरफ आप देखें कि शहबाज शरीफ, शाह खर्चियां इन लोगों की देखें, लेकिन इन लोगों की इस टाइम जो फैसले करने की, फैसला साजी के अंदर इन लोगों की सिर्फ इतनी सी औकात है कि इनको सेक्रेटरी दाखिला लगाने तक की इजाजत नहीं है। मोहसिन नकवी साहब अपना सेक्रेटरी दाखिला लाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम साहब अपना सेक्रेटरी दाखिला लाना चाहते हैं, लेकिन इनको सेक्रेटरी दाखिला लाने तक की इजाजत नहीं है। अभी तक सेक्रेटरी दाखिला फाइनल नहीं हो सका। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब अभी तक मोहसिन नकवी से नहीं जीत सके और मोहसिन नकवी किसके आदमी है हम सब जानते हैं। मोहसिन नकवी साहब के उनकी चॉइस का इंटीरियर सेक्रेटरी
जी, सेक्रेटरी इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। तो जी आवाज आ जी, रही है मेरी? फरमाएं, बात मुकम्मल करें। तो हाँ तो जी, बोले वो सर। चाहते हैं कि उनकी अपनी टीम हो, और ज़ाहिर है शहबाज साहब का भी एक बैकग्राउंड है, ज़ाहिर है वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पता है कि सेक्रेटरी इंटीरियर कितना अहम होता है, डीजी एफआईए कितना अहम होता है, तो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का हो। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जीत पाए, अगर वो जीत पाते तो अभी तक उनकी चॉइस का जो सेक्रेटरी है उसका नोटिफाई हो चुका होता। तो यानी इनका कंट्रोल तमाम तर निजाम के ऊपर, अपनी कुर्सी के ऊपर सिर्फ इतना है, बस इनको शाह खर्चियां करनी है, इनको एक अयाशी की जिंदगी गुजारनी है, इनको सरोकार नहीं है अवाम उससे कितना सफर कर रही है। आगे बढ़ते एक और इंटरेस्टिंग खबर है। ये खबर बहुत कुछ अनफोल्ड कर रही है। ये खबर बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान एक मुमकिन इत्तेहाद था, वो क्यों ना हो सका। माजी में भी ये इत्तेहाद टूटता रहा, जब हुकूमत थी केपीके के अंदर, वो कौन था जो इत्तेहाद तोड़ता रहा, कौन इस मजबूत इत्तेहाद को कायम होता हुआ नहीं देखना चाहता था। इस वक्त दो मुख्तलिफ या दो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास मौकफ आ रहे हैं। अब जमात इस्लामी का मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ अगर देखा जाए, बैरिस्टर गौहर साहब हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठकर ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार थे, और जमात इस्लामी की जानिब से हमें एक वक्त भी दिया गया, टाइम दिया गया, और एक एक आपके लिए इल्हाक होना था, एक हमने एक अलायंस के साथ आगे चलना था। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जब हम मियां असलम और लियाकत बलोच साहब से मिलने पहुंचे तो वो दोनों आगे मौजूद नहीं थे, और हम समझ गए थे कि जमात इस्लामी के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया और जमात इस्लामी वो दबाव नहीं सह पाई। ये सब कुछ जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया, वरना और उन्होंने बैकआउट किया, आपने नहीं किया। नहीं, वो बैकआउट कर गए, हमने नहीं किया, बल्कि मेरे तरफ आना था लियाकत बलूच साहब ने, और हमने टाइम एडजस्ट कर लिया था। लेकिन जब मैं समझा कि अब वो अवॉइड कर रहे हैं तो मैंने खुद फोन करके कहा कि नहीं, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। और मैंने तय कर लिया कि मैं मियां असलम साहब के घर जाऊंगा और 10 बजे उनसे मुलाकात करूंगा। जब मैं गया तो देवर गॉन। लेकिन इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ आप लियाकत बलोच का मौकफ सुने, यानी जमात इस्लामी का मौकफ सुने, जमात इस्लामी कुछ और ही बयान करी है। जमात इस्लामी ये कह रही है कि हम बाकायदा तौर पे, आजम सवाती साहब ने भी हमें टाइम दिया, बैरिस्टर गौहर ने भी हमें टाइम दिया, और हम मियां असलम के घर फेट में, उनकी रिहाइश का इस्लामाबाद में मौजूद थे। हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक टीम ने मिलने आना था, और उसमें सब चीजें तय होनी थी, और वो टीम 5 बजे 6 बजे वक्त पर नहीं आ सकी। इसी तरह रात के 9-10 बज गए और वो टीम नहीं मिलने आ सकी। फिर आजम सवाती से राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि अगले दिन जरूर बैरिस्टर गौहर आपसे मिलने आएंगे। तय पाया कभी 12 फरवरी को हम इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे, और 4 बजे का तय पाया कि बैरिस्टर गौहर साहब अपनी टीम के साथ तशरीफ लाएंगे। मैं भी, प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी, अनायतुल्लाह साहब भी, मियां असलम साहब भी, और दीगर हमारे साथी मियां असलम साहब के घर पर ही मौजूद थे। लेकिन 4 बजे के बाद मालूम हुआ कि 6 बजे तशरीफ लाएंगे, फिर 6:30, फिर 7, फिर 8:30, फिर 9 बजे के करीब उनके सेक्रेटरी का फोन आया कि बाद ज़रूरी मसरूफियात की वजह से आज मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इसमें सच कहाँ है, इसमें झूठ कहाँ है, इसमें कहाँ पर कोई कवर डालने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई जमात इस्लामी वो प्रेशर सह नहीं पा रही है और ऑल टुगेदर उन्हें मौकफ तब्दील करना पड़ा है। वक्त आने पर ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर गिरहें जरूर खुलेंगी, और पता चलेगा कि ये जो इस वक्त सारा खेल खेला गया, इसमें ये वाला पार्ट किसने प्ले किया, किसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इल्हाक नहीं होने दिया, कौन इनको एक मेज पर बैठा नहीं देख सकता था। आगे बढ़ते, कल भी इस बारे में बात हुई थी कि एक ब्लैक लेटर डे और उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है। काजी फाइज़ा साहब की कल शहबाज शरीफ से बड़ी अहम तरीन मुलाकात, जिस मुलाकात को बड़ी तनकीद की निगाह से देखा गया, जिस पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया, जिस पर बड़े सवालात उठाए गए, क्योंकि जो माहौल था, जो सिचुएशन थी, जो मौका था, जो एक बना हुआ था, जो तमाम मतलब इस लेटर के बाद मुलाकात वो बनती नहीं थी, तो उसके बाद बड़ी तनकीद सामने आ रही है। जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इस वक्त तक जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसमें यह बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स या जरा ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेयर की जानिब से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है, और कहा गया है कि क्यों ये मामला, यानी अदलिया का मामला, जुडिशरी एक इदारा है, इटसेल्फ खुद मुख्तार इदारा है, क्यों इस मामले के अंदर एग्जीक्यूटिव को इंटरवीन करने की, एग्जीक्यूटिव को लाने की कोशिश की गई है। ये मामला हम अपने तई रिजॉल्व कर सकते थे, ये मामला हम खुद रिजॉल्व कर सकते थे, तो क्यों इसमें किसी और को जो है वो लाया गया। और इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं उसमें शदीद इख्तलाफात की खबरें भी हैं, मामला एग्जीक्यूटिव तक क्यों पहुंचाया गया और एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प एक ट्वीट है रिजवान गिलजई साहब की, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वो कह रहे हैं कि यूं कह लें कि आला अदलिया के 6 जजेस ने काजी के पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। बिलाखिर फतह तो आइन की ही होनी है। आज के पीसीओ जजेस
माजी के पीसीओ वालों की तरह ही जलील और रुस्वा होंगे। तो ये वही बात है कि पाकिस्तान में यानी इस वक्त आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी। यानी हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है, फरहतुल्लाह बाबर ने बड़ी जबरदस्त ट्वीट की इस हवाले से, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर आप अगर जजेस के रूम में कैमरास इंस्टॉल कर देते हैं तो कोई मुल्क की सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, मुल्क की सलामती को खतरा नहीं है। जजेस के बहनोइयों को उठा के इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसी मुल्क के अंदर अगर आप किसी आर्मी चीफ के एसेट्स तक पहुंच जाते हैं, उनके तमाम तरह असासों तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाता है। आपका मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपके वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाए वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको गोलियां उस पर चलाई जाए वो प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर आपके वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। लेकिन आप मखसूस इदारा, एक उस इदारे के सरबराहान के हवाले से कोई बात करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, क्योंकि शायद नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान में उस एक इदारे के ही गिर्द घूमती है, बाकी नेशनल सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। सलमान अकरम राजा भी बड़ी जबरदस्त बात करें इस हवाले से और कह रहे हैं कि मैंने जो केस लड़ा है खान साहब का, मैंने बेंच की आंखों में खौफ देखा है। वो कह रहे हैं कि जो बातें आज खुलकर सामने आई हैं इनको अब मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और बातों को बीच में ही नहीं रहना चाहिए, हर चीज को अब कंक्लूड होना चाहिए कि ये मामलात कहां से शुरू हुए, कहां से धोंस, धमकी, थ्रेटन, अलार्म करने की कोशिश की गई। जो केसों में हुआ, टिलियन केस मैंने लड़ा इमरान खान साहब के लिए, मैं जानता हूं उसमें बेंच पे क्या तफरीक थी, क्या फूट थी, कहां खौफ आंखों में मंडा रहा था, कहां खौफ नहीं मंडा रहा था। हम लोग 30-32 साल से ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जज साहिबान हमारे सामने कटहरे में नहीं होते, वो भी उतना ही कटहरे में होती हैं जितना मुलजिम कटहरे में होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते एक खबर है, इसको मुज़िका खेज कहा जाए, इस पर अफसोस किया जाए, दुख का इजहार किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कच्चे के डाकुओं को आईटी के डाकू से मारूंगा। यानी ये वो मुल्क है पाकिस्तान जहां पर आपके डिग्री होल्डर्स रोड्स पे रुल रहे हैं, जिस तरीके से उनको नौकरियां नहीं मिल रही, आप जिस तरीके से जो हालात आपने ट्विटर के साथ, यूट्यूब के साथ, जहां से लोग पैसा बना रहे हैं, जो आपने इस आईटी की दुनिया के साथ जो आप कर रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। जो यूट्यूब में ग्लिच है, जिस तरीके से आप यूट्यूब के ऊपर एक हाथ रखकर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आप इंटरनेट के अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, ट्विटर को आपने बंद किया हुआ है जब से हुकूमत बनी है, लेकिन दूसरी जानिब आप आईटी मास्टर बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, और आप ये कह रहे हैं कि मैं कच्चे के डाकुओं को मशवरा देता हूं कि वो आईटी के हवाले से कोर्सेज करें और आईटी के डाकू जो है वो अभी कच्चे के डाकुओं को मारेंगे। जब 12-13 लाख महीने का घर आएगा तो फिर आपको डाके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कच्चे के डाकुओं को भी ये ऑफर करूंगा कि आए, वो आईटी कोर्स करें, वो असला छोड़ दें और अपनी आने वाली नस्ल को हुनर सिखवाएं। तो अब यहाँ पर बड़ी एक सिंपल सी गुजारिश है कि पहले आप वो जो पढ़ा लिखा जवान है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो सड़कों पर रुल रहा है, जो धक्के खा रहा है, उनको तो आप नौकरियां दिलवा दें। कच्चे के डाकुओं को ये ऑफर्स करने के बजाय उनको आप खत्म करें, उनको जड़ से खत्म करें, क्योंकि वो जान का खतरा तो बने हुए हैं, वो लोगों के माल के लिए भी खतरा बने हुए हैं वहां पर। लेकिन आपने उनको खत्म नहीं करना, क्योंकि शायद यहाँ पाकिस्तान, इस टाइम पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक तरफ कच्चे के डाकू है और दूसरी तरफ पक्के के डाकुओं का राज है, तो खत्म करना शायद ना दोनों को ही इस वक्त नामुमकिन लग रहा है। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।